आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 वो रीजन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं वीजा रिफ्यूज होने के। आप किसी भी देश का वीजा लगाने वाले हों, हो सकता है आप यूके का लगाने वाले हो सकता है आप टर्की का लगाने वाले हो, क्योंकि अभी तो यही देश चल रहे हैं और भविष्य में हो सकता है आपने कनाडा का लगाना हो, यूएस का लगाना हो या फिर आपने शेंगन का लगाना हो। ये 5 रीजंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो 99% आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला रीजन होता है डॉक्यूमेंटेशन यानी इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। आपने चेकलिस्ट अच्छे से नहीं चेक करी या आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी चेकलिस्ट नहीं करी ढंग से और आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसमें मिस हो गया हो सकता है सर्टेन कंट्रीज हैं, हो सकता है किसी कंट्री ने कंफर्म्ड होटल वाउचर और कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट्स मांगी और आपने डमी टिकट्स लगा दी हो सकता है किसी कंट्री ने आईटीआर की 3 साल का रिकॉर्ड मांगा और आपने 1 साल का लगा दिया हो सकता है किसी कंट्री ने मिनिमम अमाउंट मांगा हो कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए सक्सेसफुल वीजा के लिए, हो सकता है आपने वो मेंटेन ना किया हो। तो इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है। कई बार बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी इस रीजन की वजह से रिफ्यूजल झेलना पड़ जाता है। तो दूसरा प्रॉब्लम है वो है फाइलिंग से लेके। फाइलिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम एग्जांपल ले लेते हैं टर्की का। आपने हो सकता है टर्की का अपना प्लान करा हो, तो आपने अपनी फाइलिंग में वहाँ की ट्रैवल आइटनरी हो सकता है लगाई हो, आपने होटल वाउचर्स लगाए हो, आपने फ्लाइट टिकट्स लगाई हो। क्या आपने उस ट्रैवल आइटनरी को अच्छे से क्रॉस चेक किया है? क्या आपने ध्यान दिया है जो मॉन्यूमेंट आप जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन वो मॉन्यूमेंट्स ओपन है भी कि नहीं? उदाहरण के तौर पे अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और वो ये लिखता है कि मैं 3 मार्च को ताजमहल देखने जा रहा हूं, सपोज करें, और 3 मार्च को हो सकता है फ्राइडे हो और ताजमहल फ्राइडे को सर्विसेज अपनी टूरिज्म सर्विसेज क्लोज रखता है, उस केस में इंडियन काउंसलर जो है वो यही सोचेगा कि ये फाइलिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया। तो आप जब भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, खासतौर से आइटनरी लगाते हैं, तो आप चेक करें कि जिस दिन जो मॉन्यूमेंट आपने लिखा है उस दिन वो मॉन्यूमेंट या वो सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि बहुत लंबा चौड़ा आइटनरी बना देते हैं और अकाउंट में बैलेंस इतना सपोर्टिव नहीं होता। अगर कोई अपने अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए दिखा रहा है, उस केस में वो 18-20 दिन की ट्रैवल आइटनरी दिखाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वीजा अप्रूवल में आ सकती है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे प्रॉब्लम आती है होटल वाउचर्स को लेके। होटल वाउचर्स भी बड़े लोग इम्प्रैक्टिकल होके लगा देते हैं। 5 स्टार के आप होटल वाउचर्स लगा रहे हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस अगर इतना अच्छे से मेंटेन नहीं है, उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली फ्लाइट्स में कि वो हायर फेयर उठा लेता है उनका सिस्टम और वो एज इट इज उसका प्रिंट आउट लगा देते हैं। अब टर्की की हम बात कर रहे थे, उसी का एग्जांपल कैरी ऑन करते हैं। आप इस्तांबुल की रेगुलर फ्लाइट्स लेते हैं, वो 30-35 या मैक्सिमम 40 में आपको रिटर्न फेयर मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रीमियम कैटेगरी फ्लाइट्स 80-90,000 की भी आती हैं। कई बार डमी टिकट्स ऐसी फ्लाइट्स की लग जाती है, उस केस में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है यूके के वीजा में, ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती है कनाडा में, ये प्रॉब्लम्स आती है शेंगन फाइलिंग में। आपको बहुत ध्यान रखना होगा जब आप फ्यूचर में शेंगन की फाइलिंग लगाएं या आप यूके की फाइलिंग लगाएं या किसी भी कंट्री की फाइलिंग लगाएं, सारी चीजें आपस में मैच होनी चाहिए। आपकी आइटनरी इम्प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड आइटनरी होनी चाहिए। आपके होटल वाउचर्स जो भी आप लगा रहे हैं उन होटल्स के लगाएं जो लिटरली आप जिसमें स्टे करेंगे अगर आप वहां पर जाने वाले हैं। तो फ्लाइट्स भी वो लें जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो। अननेसेसरी एक्सपेंसिव फ्लाइट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैक्सिमम कंट्रीज तो ये कहती ही नहीं है कि आप वहां पे कंफर्म फ्लाइट टिकट लगाओ, तो ऐसा भी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस पे भी आपको सावधानी बरतनी है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है अकाउंट्स का। वो बातें रिपीट नहीं करूंगा कि अकाउंट्स मेंटेन करके रखिए, ट्रांजैक्शन करते रहिए, रेगुलर इनकम होनी चाहिए XYZ, उसे हटा देते हैं। उसके अलावा जो आप अकाउंट्स में जितना बैलेंस शो कर रहे हैं वो आपकी इनकम से भी मैच होना चाहिए। अगर आप आईटीआर शो कर रहे हैं, मैं तो 1 साल के 25 लाख रुपए कमाता हूँ, 25 लाख की आईटीआर और आपका अकाउंट बैलेंस 1.5 लाख रुपए है, उस केस में वो चीजें आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगेंगी, बिल्कुल भी मैच नहीं होंगी। उस केस में वीजा रिफ्यूजल के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। वाइस वर्सा, अगर आपने बहुत ज्यादा बैलेंस दिखा दिया और आईटीआर बहुत कम दिखा दी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उस केस में आपका अकाउंट भी मैच होना चाहिए। आईटीआर तो ठीक है, आपने सीए को बोल दिया मेरे तो 20 लाख रुपए, तो लगा भी देगा जी, 20 लाख की आईटीआर भर दी उसने, लेकिन आपके अकाउंट में भी तो मैच होनी चाहिए वो सारी इनकम। वो आपको देखना होगा कि क्रेडिट्स कितने हो रहे हैं, डेबिट्स कितने हो रहे हैं। इसके ऊपर अगर आपने पूरी डिटेल समझनी है तो इस चैनल पे अलग अलग वीडियोस को आप एक बार चेकआउट कीजिए, जो अकाउंट्स को खास तौर से दिमाग में रखते हुए समझाई गई हैं ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अकाउंट्स अपना मैच करके रखिए, ये थर्ड प्रॉब्लम थी। फोर्थ प्रॉब्लम आ जाती है प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स को लेके।
अब अगर कोई सर्विस करता है तो ठीक है, हम उनको बोलते हैं आप एनओसी लगा दीजिए। अब एनओसी लगा दी लेकिन वो सैलरी ले रहे हैं कैश में, तो वो जस्टिफाई नहीं होएगी, उस केस में प्रोफाइल वीक ही मानी जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर उनकी सैलरी अकाउंट में आ भी रही है तो सैलरी स्लिप्स और सैलरी जो क्रेडिट अकाउंट में हो रही है वो सारी आपस में मैच करनी चाहिए। आपके पास सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए। हर अच्छी कंपनी सैलरी स्लिप्स देती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप अपनी कंपनी के सीए से बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मेरे लिए 3 महीने 6 महीने की सैलरी स्लिप्स जो है मुझे दीजिए। एनओसी जो लिखवाते हैं उस पर जो डेट्स है आपकी ट्रैवल आइटनरी से मैच होनी चाहिए। एनओसी में डेट्स कई लोग लिखवाना ही भूल जाते हैं कि कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, सिंपली ये लिखवा देते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं इनके बाहर जाने से, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एनओसी में कंट्री का नाम भी लिखवाने की कोशिश करें। आप सिर्फ फॉरेन ट्रिप लिखवा देते हैं और जा रहे हैं आप टर्की या यूके या शेंगन कहीं पर भी जा रहे हैं, तो शेंगन में भी 26 देश पड़ते हैं, आप रिस्पेक्टिवली यूरोप लिखवा दीजिए अगर आप कंफ्यूज है तो। फॉरेन ट्रिप के तो बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल सकते हैं, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक होना हमेशा आपकी हेल्प ही करेगा। अब बिजनेस में भी अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में आप जीएसटी पेपर्स लगाएं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, उनका करंट अकाउंट भी ओपन हो गया था, पहले कोई उनके पास डॉक्यूमेंट था जिसने उनको सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब क्योंकि एम्बेसी तो कोई सॉलिड प्रूफ मांगती है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट इज नॉट इनफ, उस केस में वो जीएसटी फाइल कराते हैं तो वो लेटेस्ट जीएसटी लगा देते हैं, जी हमारा सर्टिफिकेट तो 3 महीने पुराना है या 6 महीने पुराना है। आप जो भी जीएसटी लगाएंगे या जो भी ऐसा सॉलिड प्रूफ गवर्नमेंट वाला लगाएंगे, एम्बेसी या हाई कमीशन तो उसी को ही मानेगा एक्चुअल प्रूफ, वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगेगा। तो इसलिए आप अपने पुराने, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो कोई ना कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जो जस्टिफाई कर सके कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड बहुत पहले से हुआ है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री का भी बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। काफ़ी सारी कंट्रीज, इनफैक्ट कोई भी कंट्री का दुका छोड़ दो आप, कोई भी कंट्री ये नहीं कहती कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कहीं पर भी रिटर्न नहीं होता कि आपके पासपोर्ट पे इतनी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा, कहीं नहीं होता ये। लेकिन कितने सारे रिफ्यूजल्स कितने देशों के होते हैं, वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो वीज़ा काउंसलर यही सोचेगा ना कि अगर कोई इंडिया से पहली बार ट्रिप लगा रहा है बाहर, तो इंडियंस जो होते हैं वो जाते हैं थाईलैंड जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, ये एकदम से यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, ये पहली ट्रिप कनाडा में क्यों लगा रहे हैं, तो उस केस में उनको डाउट होगा ही होगा, अनलेस आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो। तो इस केस में ट्रैवल हिस्ट्री आपके काम आएगी। ट्रैवल हिस्ट्री में भी बहुत मिस्टेक है कि एक ही ट्रिप में 4-5 देशों की स्टैंप लगवा के आ गए आप, उस केस में भी वो आपकी बहुत हेल्प नहीं होगी, क्योंकि ट्रिप तो एक ही काउंट होगी वो। तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको ई वीज़ा मिला है तो ई वीज़ा की कॉपी संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में आपकी हेल्प हो सके, या उसकी एक कॉपी ईमेल पे रखें बिल्कुल संभाल के। आपके एजेंट ने आपके लिए लगवा के दिया है तो एक रिकॉर्ड अपने पास अपनी हार्ड ड्राइव में, अपनी पेन ड्राइव में या अपने ईमेल में संभाल के रखें ताकि फ्यूचर में आपके रेफरेंस में काम आ सके। बहुत फ्रीक्वेंट ट्रिप ना लगाएं, जैसे अभी आप थाईलैंड चले गए तो थोड़े दिन बाद फटाफट आप श्रीलंका चले गए, थोड़े दिन बाद आप फटाफट दुबई चले गए, ऐसा ना करें। थोड़ा सा गैप दें जिससे जस्टिफाई हो सके आप एक्चुअल ट्रैवलर हैं, आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कनाडा या यूके वीज़ा के लिए आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी हमेशा हेल्प ही करेंगी। तो ये 5 पॉइंट्स जो थे, यही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो रिजेक्शन में देखे जाते हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे शुरू में ही ध्यान रख लेंगे तो 99% तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस वहीं पे खत्म हो जाएंगे। 1% फिर भी फेट को दिया जाता है, 1% फिर भी ऐसा रीज़न होता है जो कभी पता नहीं चलता, राइट। जैसे किसी का बहुत बड़ा बैंक लोन है जो जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, या किसी के पीछे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग हमारी वीडियो क्यों देखेंगे, बट स्टिल ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो ये थी वो सारी डिटेल जो मैं चाह रहा था आप तक आए, और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसको लेकर फिर से मिलेंगे। बाय बाय।